हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया की जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेशन के लिए इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये बुक हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, शुरुआत करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन सा एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से डील करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जो ट्रेडिशन है ये बहुत लंबी ट्रेडिशन है, आज से कंजर्व नहीं करते आ रहे। आपको पता है हमारा और वाइल्ड लाइफ का, हमारा और नेचर का एक बहुत क्लोज रिलेशन है। हमारा और जानवरों का एक क्लोज रिलेशन है। आपको पता है हमारे यहाँ जानवरों को पाला जाता है, पालन पोषण किया जाता है। और हमारी जो जर्नी है ना वो इन्हीं के साथ स्टार्ट हुई है। आपको पता हो तो सबसे पहला हमारा जो मतलब जो साथी था, पालतू जो जानवर बनाया था इंसान ने, उसको किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था। ठीक है, तो हम और जो जानवर हैं ये साथ साथ रहते हैं, एक हार्मोनी में रहते हुए आए हैं। तो हम शुरुआत से ही इनको प्रोटेक्ट भी करते आए हैं और इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी भी है। इनका बहुत ही बड़ा, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है इनका बहुत ही बड़ा कल्चरल इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कल्चरल इंपॉर्टेंस मतलब कल्चर से रिलेटेड है। रिलीजियस इनका इंपॉर्टेंट है, धार्मिक इंपॉर्टेंस है। आप देखो जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहन जो मिलेंगे, जो उनके व्हीकल्स मिलेंगे, वो क्या हैं? उनके ये जानवर ही हैं। ठीक है ना, किसी का चूहा है, किसी की मोर है, किसी का शेर है, शेरों वाली माँ शेरों वाली माँ दुर्गे में। तो कई सारे जो जैसे भोलेनाथ ले लो, उनका नंदी है। तो कई सारे देवता हैं, उनके वाहन क्या हैं? उनके वाहन आपके ये जानवर ही हैं। तो जानवरों को बचाने की जो परंपरा है आज की नहीं है, बहुत लंबी ट्रेडिशन है। और हमारे इंडिया में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। राजस्थान में आपको पता है जोधपुर में एक खेजड़ी बलिदान हुआ था जहाँ पे पेड़ों को बचाया जाता है। आज भी वहाँ पर जो बिश्नोई कम्युनिटी है, एक समाज है बिश्नोई कम्युनिटी, जोधपुर राजस्थान में। तो वहाँ पर आज भी जीव जंतुओं को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और सलमान खान ने वहाँ पर एक हंटिंग भी कर दी थी एक हिरन की, तो उस पर केस भी हो गया था, बिश्नोई कम्युनिटी ने केस भी कर दिया था। तो भाई ये पुरानी परंपरा है और इनको हम बचाते हुए आ रहे हैं, और ये बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अगर ये एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इकोसिस्टम हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मेन स्टोरी जो पंचतंत्र एंड जंगल बुक, पंचतंत्र और जंगल बुक आपने देखे होंगे। पंचतंत्र में जानवरों की कहानियाँ हैं, जिसमें जानवर बोलते हैं, इंसानों और जानवरों के बीच में संवाद होता है। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानी में जानवरों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जंगल बुक ये भी जानवरों से संबंधित है, जिसमें जानवर बोलते हैं। शायद मूवी भी आई है इस पर। तो ये मूवी जो है हैव स्टूड द टेस्ट टाइम, सॉरी, द मेन स्टोरी जो पंचतंत्र जंगल बुक ईटीसी हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम रिलेटिंग टू द लव फॉर वाइल्ड लाइफ। दीज हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स। ठीक है, तो ये जो कहानी है पंचतंत्र में और जंगल बुक में, जीव जंतुओं से संबंधित है और इनका बहुत ही बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे यंग लोगों के माइंड पर। ठीक है ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। और इससे हमारा जो जंगल के जीव जंतु हैं उनके प्रति हमारा प्रेम और ज़्यादा बड़ा है इससे। ठीक है, अच्छा, अब भारत में बात करें कि भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो आपको तुरंत बताना है। भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले 1972 में एक एक्ट बनाया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था 1972 में, और ये इनेक्ट हुआ था 9 सितंबर 1972, इसको इनेक्ट कर दिया गया था। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या कराना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। इसमें 6 शेड्यूल हैं, ध्यान रखना कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं इसके अंदर, और जिनमें अलग अलग प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पे अपनी बुक में दे रखा है कि 1972 में एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इनेक्टेड विच प्रोवाइड द मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो बस इतना आप ध्यान रखना है कि भारत में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित जो एक्ट है उसका नाम क्या है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के। पहला है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड स्पेसीज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। मैंने बताया था इसमें शेड्यूल है, इसमें 6 शेड्यूल बना रखें, और ध्यान रखना कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो शेड्यूल, इनके जो शेड्यूल है उसमें जो इंडेंजर्ड स्पेसीज दे रखी हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट आर द इंडेंजर्ड स्पेसीज।
अब देखो IUCN की एक लिस्ट है, उसमें कई सारी स्पेसीज उन्होंने क्लासीफाई कर रखी हैं। कई स्पेसीज को बोलते हैं एक्सटेंट स्पेसीज हैं, किसी को बोलते हैं वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, किसी को बोलते हैं वल्नरेबल स्पेसीज हैं, किसी को बोलते हैं वो रेयर स्पेसीज हैं। तो उनकी लिस्ट में कई सारी स्पेसीज हैं। अब इंडेंजर्ड का मतलब समझ लो, यहाँ पे इंडेंजर्ड का मतलब क्या है। इंडेंजर्ड स्पेसीज वो होती हैं जिनकी संख्या बहुत तेज़ गति से गिर रही है, बहुत ही संख्या उनकी कम हो गई है, और एक दिन उनकी संख्या इतनी हो जाएगी, कम हो जाएगी कि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच जाएंगी, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी अगर उनको बचाया नहीं गया तो। ठीक है, तो ध्यान देना, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर उनको बचाया नहीं गया, अगर उनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए। तो यूँ समझ लो, खत्म होने से पहले लास्ट इंडिकेशन है कि भाई बचा लो हमें, अगर नहीं बचाया तो हम एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, इस एक्ट का। दूसरा है टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन एरियाज ऑफ द कंट्री क्लासिफाइड एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड क्लोज एरियाज। तो इनको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना किस किस को, नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज को और क्लोज एरिया जो हैं, ताकि मतलब यहाँ पे जो जीव जंतु है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को 1991 में अमेंड किया गया, और इसमें जो पनिशमेंट के जो प्रोविजंस थे, सज़ा देने के जो प्रोविजंस थे, जैसे मान लो हंटिंग बैन है, अगर कोई हंटिंग करता है तो उसको सज़ा देनी है, तो 1991 में जो सज़ा देने के जो प्रोविजंस थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया, मतलब और ज़्यादा हार्ड बना दिया। एंड हैज़ ऑल्सो मेड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पेसीज एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। और इसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि कई सारे जो प्लांट स्पेसीज हैं, स्पेसिफिक प्लांट स्पेसीज हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, और एंडेंजर्ड स्पेसीज जो वाइल्ड एनिमल्स की उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 1991 में ये अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार या अपनी बुक के अनुसार देयर आर 103 नेशनल पार्क्स एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स की संख्या 103 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या 535 है भारत में। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में क्या अंतर है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स थोड़े बड़े होते हैं, सेंचुरीज थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है ना, सेंचुरीज प्रमोट होकर ही क्या बन सकती हैं, नेशनल पार्क्स बन सकती हैं, पर नेशनल पार्क्स प्रमोट होकर सेंचुरीज नहीं बन सकती। तो पहली बात करें नेशनल पार्क की, तो द कैटल ग्रेजिंग इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स। मतलब आप जानवरों को यहाँ पर चराने नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल बैन होता है। और सेंचुरीज में अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट करता है तो ग्रेजिंग की जा सकती है, जानवरों को ले जाया जा सकता है चराने के लिए। दूसरा, डाउनग्रेडिंग ऑफ नेशनल पार्क इनटू सेंचुरीज नॉट परमिटेड। मतलब नेशनल पार्क से आप सेंचुरी नहीं बना सकते, डाउनग्रेड नहीं कर सकते, मगर सेंचुरी को नेशनल पार्क्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क्स। मतलब इंसान इसमें नहीं रह सकते नेशनल पार्क्स में, मगर सेंचुरी में ह्यूमन हैबिटेशन परमिटेड किया जा सकता है कुछ हद तक बाय द कलेक्टर ऑफ दैट एरिया। ये इनमें अंतर हुआ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज वेरी लार्ज एम्बिट विद अनबाउंडेड पोटेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन काइंड। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, तो इसके बहुत सारे मतलब फ़ायदे होते हैं। हमारे इंसानों को भी फ़ायदे होते हैं, और हमारा जो नेचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको भी फ़ायदे होते हैं। However, this can be achieved only when every individual understands its significance and contributes his a bit। अब देखो, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, कोई एक व्यक्ति करे। हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमें आसपास, अपने आसपास, देखो आप तो सिर्फ अपने आसपास ख्याल रखो कि अपने आसपास जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको हार मत करो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, उनको प्रोटेक्ट करो। जानवरों को हो सकता है अगर आपके पास कुछ है तो खिलाने को दो। ठीक है, तो आप तो अपने एरिया का ध्यान रखो। आप जब अपने एरिया का ध्यान रखोगे, सब अपने एरिया का ध्यान रखेंगे, तो हमारी वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर हम कैपेबल हैं। नहीं है तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि ताकि आप भी सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सको। ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, फ्लोरा मतलब अपनी आपकी जो प्लांट कम्युनिटी है, फोना मतलब जो एनिमल कम्युनिटी है। तो फोना आ जाए मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फ्लोरा आ जाए मतलब प्लांट्स की बात कर रहे हैं। देखो, फ्लोरा और फोना के कंजर्वेशन के लिए भारतीय जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कई सारे स्पेशल स्टेप्स लिए गए, और इन्होंने एक स्टेप लिया यूनेस्को के साथ मिलकर। ध्यान देना, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ध्यान देना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का। इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चलाए, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को का MAB जो है,
ये डिक्लेयर करता है बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत में आज की डेट में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम अगले वाले लेक्चर में डील करेंगे, स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है ना। और भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, यूनेस्को का जो मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 1971 में। यूनेस्कोज मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, मतलब 2-3 गवर्नमेंट या कई गवर्नमेंट के बीच का एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका पर्पज है एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड कराना ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब लोग और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। लोग और आसपास के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा जो लोग वाग होते हैं वहाँ के आसपास के जो जानवर हैं मेन, उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और ये जो यूनेस्को जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व में, ध्यान देना 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर जो चला रही है, इनका पर्पज़ क्या है कि हमारी जो फ्लोरा एंड फोना है इसको क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हमारी बुक में कुछ प्रोजेक्ट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में चलाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर्स की संख्या इतनी कम हो गई थी कि स्पेशली टाइगर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में। और एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था 1992 में। ध्यान देना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, आपको बताना है 1992। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1972। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चलाए गए ताकि इन स्पेसीज को, किस किस स्पेसीज को प्रोजेक्ट मतलब टाइगर और एलिफेंट को इनके ही हैबिटेट में सस्टेनेबल मैनर में इनको क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके द्वारा इसको चलाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये टाइगर है जिसको हम बाघ बोलते हैं। लॉयन अलग होता है, शेर अलग होता है, टाइगर अलग होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये धारी धारी चीज़ें पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, टाइगर में पाई जाती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था 1973। इसका मेन पर्पज था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको एक लिमिट तक मेंटेन करके रखना। इनकी संख्या इतनी कम हो गई थी कि मतलब आने वाले समय में ये क्या हो सकते थे, ख़त्म हो सकते थे। और इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये टाइगर, तो इनकी संख्या को एक मतलब मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। और क्यों मेंटेन करके रखना, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल वैल्यू भी है, ठीक है। देखो फूड चेन को प्रिजर्व करने में टाइगर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इनसे नीचे वाले जानवर्स को क्या कर जाते हैं, खाते हैं और उनकी संख्या को मेंटेन करके रखते हैं। ब्यूटी, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। कल्चरल भी इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था देवी देवताओं का, जैसे हमारी शेरावाली कई सारी देवी हैं, उनके वाहन भी रहे हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है इनका, तो इनके कई सारे इंपॉर्टेंस है और इनको ध्यान में रखते हुए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था ताकि इनको क्या किया जा सके, इनके एरिया में ही प्रिजर्व किया जा सके। और तो यहाँ पे यही है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू एंड टू प्रिजर्व एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट, एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा कई सारे मतलब टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, इनका इतना फ़ायदा है कि लोग घूमने जाते हैं। जैसे मान लो सरिस्का, राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे लोग बाग जाते हैं, घूमने देखने जाते हैं, सिर्फ इनको देखने जाते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। इससे क्या होता है लोगों को मतलब कई सारे लोग तो जहाँ पे टाइगर जो रिजर्व है वहाँ पर उनको नौकरी मिल रही है। टूरिज्म का इंपॉर्टेंस है, मतलब टाइगर देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इससे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, स्टेट की इकोनॉमी में भी फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसका इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस अलग है, इकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो वैल्यू है ये अलग है, कल्चरल अलग ही इंपॉर्टेंस है इसका। और ये हेरिटेज है, हमारी नेचुरल हेरिटेज है, कई सदियों से ये रहते आए, तो इनको प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ये ख़त्म ही हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। इनिशियली प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च 9 टाइगर रिजर्व, शुरुआत में इसको 9 टाइगर रिजर्व में इसको लॉन्च किया गया था। और जो कितना एरिया कवर करते हैं, 16,339 16,339 स्क्वायर किलोमीटर। और आज की डेट में इसको 44 टाइगर रिजर्व में इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 9 टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था, अब 44 टाइगर रिजर्व में लॉन्च कर दिया गया था। अब एरिया कितना बढ़ गया है,
36,988 स्क्वायर किलोमीटर। कोर टाइगर हैबिटेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 17 स्टेट्स। ठीक है, ये जो टाइगर एरियाज हैं 44 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं? 17 स्टेट्स में फैले हुए हैं। देखो, ये याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप तो इतना याद रखना कि शुरुआत में जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, तब इसको 9 टाइगर रिजर्व्स में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको फिर कितने कितने टाइगर रिजर्व्स में लॉन्च कर दिया? 44 टाइगर रिजर्व्स में लॉन्च कर दिया, और ये 17 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। 2006 में टाइगर्स की संख्या 1411 थी, और जो 2010 में बढ़कर कितनी हो जाती है? 1706 हो जाती है। बहुत ओल्ड डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, लेटेस्ट में आपको बता देता हूँ। 2006 में टाइगर्स की संख्या थी 1411, 2010 में संख्या हो गई 1706, 2014 में संख्या हो गई कितनी आपकी? 2226, और 2018 में हो गई आपकी 2967। तो 2018 के अनुसार पॉपुलेशन कितनी है? 2967, लगभग 3000 टाइगर्स हो गए। ठीक है, मतलब देखें तो 12 डबल इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल में संख्या कितनी हो गई है? डबल हो गई है। 14 का डबल 28, तो डबल हो गई है। मतलब इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो वाकई में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है ना। और ये जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है, ये हर 4 साल में इसको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। देखो, पहले 2006 में हुई, फिर 2010 में हुई, फिर 2014 में, फिर 2028 में, अब कितने में होगी? 2022 में होगी। तो और बढ़ा दो, लगभग लगभग आपकी बार 3500 पार करना चाहिए नंबर। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो, थोड़ा सा ये किताब से हट गया हमारा, तो भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 2967 ये टाइगर्स की संख्या है टोटल भारत में। और वर्ल्ड में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं, ध्यान देना, वर्ल्ड में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उसका 70% अकेले कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं टाइगर्स। ठीक है ना। और ये जो टाइगर्स का जो रिकॉर्ड है, ये 2967, ये कहाँ से आया? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट फॉर 2018, यहाँ से ये लिया गया है। और यहाँ पर कंट्रीज वाइज देखें तो आप देख सकते हो, रसिया में टाइगर की पॉपुलेशन है 433, इंडोनेशिया में 371, मलेशिया में 250, नेपाल में 198, थाईलैंड में 189, बांग्लादेश में 106, भूटान में 103, म्यांमार में 85, और पूरे वर्ल्ड में बचे कुचे में 14 टाइगर है मात्र। तो जस्ट ये आपको लर्न नहीं करना, बस देख लो आप कहाँ कहाँ पर कितने हैं। तो भारत तो अपना बहुत ऊपर चला गया, 2967, बहुत ज़्यादा। अब हो सकता है मतलब 4 साल बाद 2022 में कितनी हो जाए? 3500 पार चले जाए, और हम तो कह रहे हैं और ज़्यादा जाए। यहाँ स्टेट्स में भी बता रखा है कि उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 173, आसाम में 190, मध्य प्रदेश में 526, 526, महाराष्ट्र में 312, कर्नाटक में 524, केरला में 190, तमिलनाडु में 264। तो यहाँ पे देखें तो स्टेट्स में मध्य प्रदेश में टाइगर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा डेटा है, इसमें से कुछ काम की चीज़ें आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में लॉन्च किया गया था। सिंपल सा पर्पज़ था, एलिफेंट्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, इसको लॉन्च 1992 में किया गया था टू असिस्ट स्टेट्स हैविंग ए फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड एनिमल्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके, इधर उधर ये रोम कर सके, इतनी संख्या बढ़ाई जा सके। और इसका पर्पज यही था कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वाइबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। पर्पज यही था कि जो एलिफेंट्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में थोड़े लंबे समय के लिए क्या कर सकें? सर्वाइव कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट है 17 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 17 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा है, ये जो जानवर है इसको हंगुल बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर, ये हिमालयन मस्क डियर है, इसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व और बचे, उसके बाद अपना चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। आई होप ये जर्नी आपको अच्छी लग रही होगी, और आपके जो सजेशन हो आप वो कमेंट करके मैं बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।